Good morning, students. Yesterday, we read half chapter A Visit to Cambridge. And now, we are reading about the meeting between Firdaus Kanga, who is a writer and journalist, and second one is Stephen Hawking, who is the greatest scientist. In this meeting, Firdaus Kanga told us about the appearance of Stephen Hawking, and in further chapter, we read about further meeting. Before you like a lantern whose walls are worn so thin, you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. अब यहाँ तक हमने पढ़ा था कि भाई इस चैप्टर में कि फिरदौस कांगा उनके अपीयरेंस के बारे में बताते हैं कि जो उनका शरीर है वो कैसा है, उनकी जो सिर है वो तिरछा हुआ है, एक साइड में पड़ा हुआ है, और उनका जो धड़ है, टोर्सो है, वो उनकी नीली कमीज़ के अंदर धंसा हुआ है, उनकी टांगें हैं वो बिल्कुल बेकार सी दिख रही हैं, और उनकी जो आंखें हैं एकदम स्टिल, बिल्कुल शांत हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ बोलना चाहती हैं, बहुत कुछ कहना चाहती हैं, जो कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी हैं, बहुत ज़्यादा बातें उन्हें करनी है। बट कौन सी बातें हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके बाद क्या होता है, फिरदौस कांगा फिर से अपने वर्ड्स बोलते हैं। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man। कि जब आप उसके सामने बैठते हो, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति का अंदर की जो रोशनी है वो आपके सामने बैठी हुई है। आपको ऐसा महसूस होगा कि एक लालटेन है और उस लालटेन के अंदर जो जोत जल रही है, उस लालटेन के अंदर जो लो है वो आपको साफ दिखाई दे रही है, और उस लालटेन की जो दीवारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतली हैं, इतनी पतली हैं कि आप उनमें से उस अंदर के जो प्रकाश है उसको भी देख सकते हो। यहाँ पर अंदर के प्रकाश को आत्मा से लिया गया है और बॉडी लालटेन को बोला गया है। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडोज। और जो बॉडी है वो इस तरह की है मानो कि वो जो परछाइयाँ हैं उनसे बना हुआ कोई डिब्बा है उसकी तरह लग रही है, जिसका कोई भी नहीं है। So that I no believer in eternal souls, know that this is what each of us is. Everything is else on accessory। तो इसमें वो बताता है कि इसलिए जो मैं अजर अमर जो आत्मा में विश्वास नहीं करता, यह जानता हूँ कि यही है जो हम सब में है, मतलब जो रोशनी है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर वो, कि जो है हम काम करते हैं, हमारे जो विचार हैं वो चलते रहते हैं, सिर्फ वही है, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो अननेसेसरी हैं, एक्सेसरी हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? आई हैड आस्क हिम अर्लियर। आगे जो है फिरदौस कांगा स्टेफन हॉकिंग से क्वेश्चन करते हैं, दोबारा से वो एक पर्सन पूछते हैं उससे कि आपके अकॉर्डिंग, आपके विचार में डिसेबल्ड होने में सबसे अच्छी बात क्या है, भी क्या इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। अब स्टेफन हॉकिंग क्या आंसर देते हैं कि मैं नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता कि विकलांग होने में, डिसेबल होने में कुछ भी अच्छा ही है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। मैं सोचता हूँ, मैंने कहा, आप यह जान लेते हैं कि आपको पता है कि विश्व में, इस संसार में कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है लोगों में। भाई वो इसमें बताता है कि भाई जब आप विकलांग होते हो तो आपको बस ये पता चलता है कि लोगों के अंदर कितनी दयालुता है, इस संसार में कैसे भाई अच्छे लोग भी हैं। यस ही सेड, उसने आंसर, जब इसने फिरदौस कांगा ने ये सब उससे कहा तो उसने कहा हाँ, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesis that it could convey no inflection, no shades और tone। फिर से वो क्या कहता है, फिर कांगा ने जब उससे पूछा कि जब हम विकलांग हो जाते हैं तो हमें लोगों की अच्छाइयों के बारे में पता चलता है, उनकी दयालुता के बारे में पता चलता है, तो उसका आंसर वो कहता है हाँ, और
वो हाँ किस तरह से कहते हैं कि ये भाई वो अपने आवाज़ को, जो मशीन में उनकी आवाज़ आ रही थी उसको एक सुधारने का एक तरीका था, सुधारने का एक लग रहा था कि थोड़ा वो सुधार कर रहे हैं। तो जब उन्होंने यस बोला था, उस यस से ना तो ये पता चल रहा था कि जैसे पता चल जाता है ना कि इंसान किस नज़रिए से या किस तरह से अपने विचारों को बता रहा है, क्या वो कहना चाह रहे हैं। तो उस उतार चढ़ाव का पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसने कैसे हाँ बोला है, क्योंकि एक नॉर्मल वे में ही वो हाँ बोलते थे, चाहे वो दर्द में बोले या खुशी में या एक्साइटमेंट में, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। तो इसमें राइटर कह रहा है कि जब उन्होंने कहा हाँ, तो उस हाँ से मुझे ये नहीं पता लगा कि वो उत्साहित थे और भाई मेरी बात से वो सहमत थे या नहीं। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time. बार बार फिरदौस कांगा को क्यों सिर्फ आधे घंटे का टाइम मिला था, तो वो कहता है कि हर बार जब मैं कुर्सी पर हिलता डुलता थोड़ा सा, वो भी तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था ना, तो वो जब भी थोड़ा बहुत हिलता तो वो अपनी जो रिस्ट वॉच थी बार बार अपनी घड़ी को बार बार देखता है टाइम के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, कि मैं अपने जो 30 मिनट हैं उनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड ए एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, एक बहुत ज़्यादा उसे मतलब राहत मिल रही थी कि जब उसने अपने बॉडी के बारे में सोचा है तो अपने शरीर की उससे काफ़ी उससे राहत मिल रही थी कि कम से कम वह इतना हिल डुल तो सकता है। और एक्सिलरेशन मीन्स काफ़ी रोमांचित होना, एक्साइटमेंट या आप कह सकते हो खुशी का पता लगना, आनंद को महसूस करना। तो कहता है आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, कि अपनी बॉडी के लिए जो संभावनाएं थी कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हिल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, इस तरह की जो उसके अंदर एबिलिटी थी, किसके अंदर, फिरदौस कांगा के अंदर। जब वो उनके बारे में सोचता है तो उसने फील किया और बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस किया कि कम से कम मेरे पास ये चीज़ें तो हैं। हाउ लिटिल इट मैटर्ड दैन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। कहता है कि क्या मैटर करता है, यह बात कोई मायने नहीं रखती कि मैं चल फिर नहीं सकता या फिर मैं खड़ा नहीं हो सकता। ये फिरदौस कांगा अपने बारे में बता रहे हैं कि अब उसे लगता है कि मेरे से ज़्यादा तो बेचारा ये स्टीफन हॉकिंग है, तो इसलिए वो अपने आप से अब थोड़ा हैप्पी है। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लीच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स। डिड दैट थॉट हेल्प हिम। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने उन्हें बताया कि मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन बियॉन्ड है, कि वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है भाई, जिससे मुझे मैं जिनसे इंस्पायर होता रहता हूँ, और श्योरली दूसरों के लिए भी आप बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हैं। क्या ये जो बात है, डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये जो बात है आपको लगता है कि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो, तो जो ये बात है क्या आपको हेल्प करती है, आपको किसी तरह से कोई मदद पहुंचाती है? वो कहता है नो, ही सेड, नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और फिर मैंने सोचा मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन उनसे किया। वैन योर बॉडी इज़ क्लस्ट्रोफोबिक room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. जब उसने उससे पूछा कि लोग आपसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं, तो आप से लोग आपसे कहते भी होंगे, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ, तो क्या ये बातें आपको काफ़ी हेल्प पहुँचाती हैं? तो वो जवाब देता है नहीं। उसका आंसर आया स्क्रीन पर नो। फिरदौस कांगा कहता है फिर मैंने सोचा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैंने ये क्वेश्चन उनसे पुटअप किया। जब आपकी बॉडी एक क्लस्ट्रोफोबिक मीन्स एक ऐसा रूम जिसकी जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे टच होती आ रही हैं, मतलब 4 दीवारें हैं और आपस में एक दूसरे को छूते हुए धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रही हैं, कि आप ऐसे रूम में हो, और तो ये जानना अधिक अच्छा नहीं है। उस टाइम आप एक रूम में बैठे हो और उस रूम के बारे में आपको ये पता है कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है वो एरिया, और फिर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बाहर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या बाहर के जो लोग हैं वो आपको जीवित देखकर, आपको जिंदा देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ये आपके लिए उस टाइम मायने नहीं रखता, क्योंकि आप खुद तो बहुत ही ज़्यादा
दर्द में हो, बहुत ज़्यादा एंग्यूस में हो। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। फिर दोस्त खांगा फिर से क्वेश्चन करता है कि क्या आप विकलांग लोगों के लिए कोई एडवाइस देना चाहते हो, कुछ ऐसा जो उनकी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाने में उनकी हेल्प करें। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। फिर क्या कहता है वो कि उन्हें अपना ध्यान उन्हीं चीज़ों पर लगाना चाहिए, उन्हीं चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिनमें वो बहुत ही अच्छे हो, निपुण हो, जो उनके अंदर टैलेंट हो। मैं सोचता हूँ कि विकलांग के लिए ओलंपिक जैसी जो आयोजन होते हैं, जो प्रोग्राम कराए जाते हैं, उनमें वो टाइम की बर्बादी है कि हर कोई ये सोचे कि भाई इसमें टैलेंट नहीं है और फिर भी वो उस ओलंपिक उसमें जाए। उसके अंदर जो है टैलेंट उसी को उसे निखारना चाहिए, उसी में उसको कंसंट्रेट करना चाहिए। आई नो वट यू मीन। मैं जानता हूँ आपके कहने का मतलब, मैं अच्छे से समझता हूँ। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार considerably larger than I was, and how gleefully I had unstring it one night। फिर वो कहता है कि मैंने वो साल याद किए जब मैंने एक स्पेनिश गिटार बजाना मतलब सीखने की कोशिश की थी, कि मैं उसे बजाना सीखूं, किसको, स्पेनिश गिटार को बजाने की कोशिश की, और जो कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। फिर दोस्त खांगा अपने बारे में बताता है कि मुझसे काफ़ी बड़ी थी, और जिसे एक दिन मैंने कितनी खुशी से, बहुत ही खुश होकर के, गिलीफुली मीन्स खुशी से होकर के, मैंने उन्हें अनस्ट्रिंग कर दिया था। मीन्स उसके जो तार थे उनको तरोड़ मरोड़ दिया था, उनको एक रात मैंने तोड़ मोड़ दिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस हुई थी क्योंकि वो गिटार एक कंपटीशन में कर रहा था फिर दोस्त खांगा इसमें, लेकिन उसमें ना तो टैलेंट था और ना ही उसको अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। तो एक रात उसको बुरा लगा और उसने आकर के सारे उसके तार वार तोड़ दिए। तो कह रहे उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ था जब स्टीफन हॉकिंग उससे कहता है कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो हमारे अंदर नहीं है, जिसमें हम निपुण नहीं है, जो हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, और लोगों की देखा देखी हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंदर जो हमें खुशी दे वही काम हमें करना चाहिए। द हाफ आवर वाज अप। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू अनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर। अब आधा घंटा है जो वो क्या था, बीत चुका था। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। फिर दोस्त कांगा कहता है कि भाई मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा अनॉयड कर दिया, आपको परेशान कर दिया। आई सेड ग्रीनिंग, ग्रीनिंग मीन्स मुस्कुराते हुए, धीरे से मुस्कुराते हुए मैंने उनसे कहा थैंक यू फॉर, वो इसके लिए आपका धन्यवाद। स्टे, आई वेटेड, उन्होंने फिर से कहा रुकिए, मैंने इंतज़ार किया। हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। फिर वो कहता है कुछ चाय लो, मैं तुम्हें अपना बाग दिखाना चाहता हूँ, गार्डन दिखाना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है, स्टीफन हॉकिंग। किससे, फिर दोस्त कांगा से। जब वह उससे कहता है कि मैंने आपका आधा घंटा ले लिया और मैंने आपको काफ़ी परेशान किया, और फिर वो थैंक यू बोलता है। फिर वो कहता है स्टे, भी रुको थोड़ा, चाय लो और चलो मैं तुम्हें अपना गार्डन भी दिखाता हूँ। फिर वो क्या करते हैं, द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क। गार्डन जो है वो कितना बड़ा था, जैसे कि कोई पार्क हो। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the out of the way। तो जब उससे कहता है कि चलो मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ, जो कि कितना बड़ा था, एक पार्क जितना ही बड़ा था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने पूरी जो डिस्टेंस थी, अपनी जो मशीन वाली जो कुर्सी थी, उसकी चेयर थी मोटराइज्ड, उसी से उसमें बैठकर आवाज़ करते हुए, क्योंकि आवाज़ तो आएगी ना उसमें, मोटर चल रही है उसमें। आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, मतलब उसने पूरी तय कर दिया, वो रास्ता पूरी उसने तय कर लिया उस पार्क तक का, उस गार्डन तक का, जबकि मैं रास्ते में एक और हट गया था। डोज मतलब एक साइड हो जाना, एक तरफ उसने अपने आप को, वो भी चेयर पर था ना, व्हील चेयर पर, तो उसने अपने आप को एक तरफ कर दिया था, और जो स्टीफन हॉकिंग था वो मोटराइज व्हील चेयर पर थे, तो वो निकल लिए थे वहाँ पर। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, सूरज जो था उन्होंने उन्हें काफ़ी चुप कर दिया था। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, क्योंकि जब धूप पड़ती है स्क्रीन पर जो लेटर आ रहे थे ना, वर्ड्स आ रहे थे,
वो अब डिसअपियर होने लगे थे। अब जब डिसअपियर होंगे तो दिखाई नहीं देंगे वो कि क्या बोले क्या नहीं, कुछ नहीं दिख रहा था, तो इसकी वजह से ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। An hour later we were ready to, inside this picture you can see here Stephen Hawking. It's the picture of Stephen Hawking. An hour later we were ready to leave. I didn't know what to do. लगभग 1 घंटे के बाद हम जाने को रेडी हुए वहाँ से। I didn't know what to do. मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूँ। I couldn't kiss him or cry. मैं न उन्हें किस कर सका और न ही मैं रो सका था। फिरदौस कांगा बता रहा है जब वो वहाँ से चलता है। I touched his shoulder. मैंने उसके कंधे को छुआ and wheeled out into the summer evening. और पहियों की कुर्सी जो उनकी व्हील चेयर थी उस पर बैठकर गर्मी की शाम में मैं बाहर आ गया वहाँ से। I looked back. मैंने पीछे मुड़कर देखा and I knew he was waving though he wasn't. मैं जानता था कि वो हाथ हिला रहे हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे थे, बट मतलब अंदर से वो हाथ हिला रहे हैं। ये इसमें राइटर कह रहा है कि मैं जानता था कि वो सी ऑफ कर रहे हो। वॉचिंग हिम, उसे देखते हुए, एन embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. मैंने वो फिर से बताता है कि मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मैं जानता था कि वो हाथ हिला रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं था, वो हाथ नहीं हिला रहे थे, बस उसे फील हुआ था ऐसा। उन्हें देखना, उनको मैं जाकर मिलना मेरी सबसे मतलब कहता है कि एक ऐसा ब्रेवरी वाला काम था, सबसे महान काम था जो मैंने किया। और वह जिसके साथ मैं आगे बढ़ रहा था वो एक ऐसे इंसान से जिसके साथ ही मुझे उनकी यादों के साथ या उनसे जब मिला, उनके जो उनसे इंस्पायर हुआ, उन्हीं इंस्पिरेशंस के साथ मुझे आगे निकलना था, अपनी ज़िंदगी को जीना था। और जिस पर मैंने बहुत वर्षों से विश्वास भी किया था। केवल मैं ही जानता था कि मेरी यात्रा अब ख़त्म हो चुकी थी, कि अब मेरी लाइफ का जो एम था स्टेफन हॉकिंग से मिलना वो अब पूरा हो गया था। फॉर नाउ, अब तक की जितनी भी उसकी पूरी लाइफ में जो उसने अचीव किया उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी यही थी। किसकी? फिरदौस कांगा की। तो इट्स द मीटिंग फिरदौस कांगा एंड स्टेफन हॉकिंग। And now we will discuss about the question answer of this chapter. It's the first question in front of you. Did the prospect of meeting Stephen Hawking make the writer nervous? If so, why? जो मीटिंग हुई थी फिरदौस कांगा की राइटर की स्टेफन हॉकिंग के साथ, क्या उस मीटिंग का जो प्रोस्पेक्ट था, जो एक मैटर था, एक प्रोस्पेक्ट था, उसकी वजह से क्या वो नर्वस थे? उससे मिलने वाले थे वो, क्या वो काफी नर्वस थे? अगर हाँ तो क्यों? अगर ऐसा थे, वो नर्वस थे, क्यों? तो यस, ही वाज नर्वस बिकॉज ही वाज फेड अप ऑफ द पीपल आस्किंग हिम टू बी ब्रेव. ही वाज अफ्रेड दैट ही माइट नॉट बी आस्क्ड टू डू द सेम. वो काफी नर्वस थे। नर्वस किस लिए थे? क्योंकि उन्हें वो फेड अप हो चुके थे कि अक्सर लोग उनसे मिलते थे और हमेशा उनको ब्रेव बनने के लिए ही बातें किया करते थे, उन्हें कहा करते थे कि आप ब्रेव बनिए। तो इन्हीं बात से काफी फेड अप हो गए थे, काफी परेशान हो गए थे, बोर हो गए थे, वह डरे हुए थे। ही वाज अफ्रेड, उन्हें ये भी डर था कि इस बात से डर था कि ही माइट नॉट बी आस्क्ड टू डू द सेम, कि कहीं उनसे दोबारा यही सब बातें ना कही जाए। तो इसी बात का उन्हें एक डर था, इसी बात से उनमें एक नर्वसनेस थी। सेकंड क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? इफ सो, व्हाई? क्या सेम टाइम जब वो नर्वस थे, उसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं स्टेफन हॉकिंग से, तो क्या राइटर उस टाइम साथ साथ नर्वस थे और साथ साथ क्या वो एक्साइटेड भी थे? उन्हें अंदर से एक्सीलरेशन भी हो रहा था, एक खुशी भी हो रही थी। इफ सो, अगर ऐसा है, व्हाई? यस, बिकॉज हाँ, वो खुश भी थे, काफी हैप्पी भी थे और एक्साइटेड थे, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू मीट अ डिसेबल्ड पर्सन लाइक हिम, क्योंकि वह अपने जैसे ही एक डिसेबल्ड पर्सन से मिलने जा रहे थे। हु हैड मेड ग्रेट अचीवमेंट, जिस इंसान ने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल की थी, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की थी। दिस गेव हिम स्ट्रेंथ टू डू स्टिल बेटर, जो एक मुलाकात होगी, एक मीटिंग होगी, ये मीटिंग जो है अब उसको आगे फिरदौस कांगा को, मीन्स राइटर को, और भी आगे अच्छा करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेंथ देगी। स्ट्रेंथ मतलब एक ताकत देगी। तो इसलिए
वो यहाँ पर नर्वस भी है। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में हमने बताया कि वो यहाँ पर नर्वस भी हैं और साथ साथ क्या है, यहाँ पर वो एक उनको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, तो साथ साथ वो एक्साइटेड भी हैं। एंड इट्स द क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई कुड फील हिज एंग्यूज, व्हाट कुड बी द एंग्यूज। इसमें एंग्यूज मीन्स क्या होता है? एंग्यूज मीन्स होता है पीड़ा, तकलीफ। मुझे हाँ मतलब मैं तकलीफ महसूस कर सकता था, बट कुड बी द एंग्यूज, वो जो पीड़ा थी, तकलीफ थी, वो क्या थी? इस चैप्टर में जो लाइन आई है उसके अंदर बताया गया। स्टेफन्स एंग्यूज वाज दैट ही फाउंड इट वेरी difficult to find the right words on his screen, on his computer. He felt very tired and frustrated. स्टेफन की जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी जो तकलीफ थी वो ये थी कि जब उन्हें मतलब कंप्यूटर पर जो वर्ड उन्हें बोलने होते थे, कंप्यूटर पे उन वर्ड्स को ढूंढने में काफ़ी तकलीफ होती थी, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, काफ़ी डिफिकल्ट होता था उनके लिए कंप्यूटर पर वर्ड्स को ढूंढना। और ही फेल्ट, उस टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और थके हुए से महसूस करते थे जब उन्हें इस तरह ढूंढना पड़ता था वर्ड को, जो बातें उन्हें बोलनी है, उन वर्ड्स को ढूंढने के लिए उन्हें कंप्यूटर पर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती थी। तो यही उनकी सबसे बड़ी तकलीफ थी, एंग्यूज। एंग्यूज मीन्स तकलीफ, दर्द। थर्ड क्वेश्चन, बट endured the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful man in the world. बट एंडियर्ड, एंडियर्ड मतलब प्रिय बनना। साइंटिस्ट को, राइटर ने, राइटर को बहुत अच्छा लगा। साइंटिस्ट जो है राइटर का प्रिय पात्र, प्रिय इंसान कैसे बन गया और क्यों? फिर उसने सो दैट ही सेड, फिर उसने ये क्यों कहा कि वह इस संसार में जो जितने भी सबसे खूबसूरत लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, उनमें से एक के सामने वो बैठा है, एक को वो देख रहा है। तो द एंडियर्ड द साइंटिस्ट टू द राइटर, राइटर के लिए जो साइंटिस्ट था वो बहुत प्रिय पात्र बना। वॉज हिज फ्रैंकनेस, क्या वजह थी उसकी? उसकी जो फ्रैंकनेस थी, स्टीफन हॉकिंग की जो फ्रैंकनेस थी, उसने मतलब बिना, जो उसके मन में था उसने साफ साफ फ्रैंकनेस बोल दिया, एकदम ओपनली बोल दिया। विदाउट बीइंग सिली, बिना मूर्ख बने या बिना मूर्ख बनाए। ही वॉज प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना, उसने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि दैट ही वॉज अनॉयड when anyone came to disturb him in his work. उसने बड़ी आसानी से, बहुत ही स्पष्ट वर्ड्स में बोल दिया कि हाँ वो डिस्टर्ब होता है, वह बहुत ही परेशान भी होता है जब उसे कोई काम में उसे डिस्टर्ब करने आता है, तो उसे बहुत खीज होती है, मतलब चिढ़ सा जाता है, वो परेशान होता है। मीन्स इसलिए राइटर के लिए जो साइंटिस्ट है वो प्रिय पात्र बन गया, और इसीलिए वो कहता है कि वह दुनिया के जो खूबसूरत लोग हैं उनमें से एक के सामने बैठा हुआ है, और जो साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, वो खूबसूरत लोगों में से एक हैं, क्योंकि वो दिल के बहुत ही साफ है। एंड इट्स द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, व्हाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट, व्हिच आइडिया डज इट सपोर्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि राइटर जो है, जब स्टीफन हॉकिंग कहता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उन्हें वो ही काम करना चाहिए, उसी काम को निखारना चाहिए जो उनके अंदर टैलेंट होता है। कभी कभी ओलंपिक्स वगैरह में जाते हैं तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए, ये स्टीफन हॉकिंग के अपने व्यूज थे। तो इसमें वो उसको अचानक से फिर अपनी एक गिटार वाली याद, एक घटना याद आ जाती है, इंसिडेंट याद आता है कि उसने एक स्पेनिश गिटार सीखने की एक बार कोशिश की थी, और लास्ट में उसने एक नाइट उसको तोड़ दिया था पूरी तरह से, और बहुत ही ज्यादा वो उस टाइम उसे हैप्पीनेस फील हुई थी। तो इसमें आंसर है कि वो क्यों ये सब करता है और कौन सा आइडिया उसे सपोर्ट करता है राइटर का। द राइटर रेफर्स टू द गिटार इंसिडेंट बिकॉज ही सपोर्ट्स हॉकिंग्स आइडिया। वो रेफर करता है गिटार इंसिडेंट को क्योंकि वो सपोर्ट भी कर रहा है हॉकिंग के आइडिया को, हॉकिंग की बात को वो सपोर्ट करता है कि द डिसेबल्ड पर्सन मस्ट नॉट ट्राई टू ओवर रीच देमसेल्फ, कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन्हें दूसरों की देखा देखी अपने से, मतलब ओवर रीच, ऊपर जाकर के, अपने से बाहर जो उनके अंदर टैलेंट है उससे भी ओवर, ऊपर ज्यादा अधिक उन्हें काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो टैलेंट है उसी को उन्हें निखारना चाहिए। तो इसी बात से वो स्टीफन हॉकिंग की बात से वो एग्री थे और इसलिए उसे सपोर्ट भी करते हैं। द राइटर एक्सप्रेसेस हिज
It's the fifth question. The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking. What is the gratitude for? जो राइटर है वो अपने ग्रेट ग्रेटिट्यूड बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं स्टेफन हॉकिंग के लिए, बहुत ही ज्यादा मानते हैं कि हाँ बहुत बड़ा काम मतलब स्टेफन हॉकिंग ने मेरे लिए किया है। तो व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड, क्या ग्रेटिट्यूड था, क्या उन्होंने ऐसा महान काम किया था स्टेफन हॉकिंग ने? The writer shows his gratitude to Stephen Hawking for giving him confidence and strength to be brave and to live more creatively. राइटर जो है वो दिखाता है अपने ग्रेटिट्यूड स्टेफन हॉकिंग के प्रति, अपना आभार व्यक्त करता है फॉर गिविंग, किस लिए कि स्टेफन हॉकिंग ने उसे कॉन्फिडेंस दिया और बहादुर बनने की, ब्रेव बनने की ताकत दी, एंड टू लिव मोर क्रिएटिवली, और लाइफ को अधिक क्रिएटिविटी के साथ जीने का एक ढंग भी उसे सिखाया। तो ये सब चीजें उसे किससे मिली? स्टेफन हॉकिंग की मीटिंग के बाद, उससे मिलने के बाद, उनके विचारों को सुनने के बाद। तो इस तरह से राइटर जो है वो यहाँ पर अपना ग्रेटिट्यूड स्टेफन हॉकिंग के लिए यहाँ पर एक्सप्रेस करता है और बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी होता है लास्ट में वो। और नाउ स्टैंड्स आवर 7th chapter completed and I hope you have understood it clearly. Thanks.